नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके प्रैक्टिस सेट और साथ में थ्योरी सेट कर रहे थे, इससे पहले हम लोग जीके थ्योरी सेट 24 कर चुके हैं और आज हम लोग उसी का है ना जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 24 करेंगे। जो आप थ्योरी सेट में आप पढ़े और उस वीडियो को आप देखें, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसका एमसीक्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़े अब उससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न बनते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन हमारा अति महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री का पार्ट रहता है। तो हिस्ट्री का जो था उसमें आप देखेंगे कि मुगल शासन व्यवस्था था। मुगल काल में जो शासन व्यवस्था था उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, मुगल शासन में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बताना है कि मुगल शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। ए दीवान, बी वजारत, सी सूबेदार और डी कोतवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वजारत। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि बाबर के समय किस पद का महत्व अधिक था। ए दीवान, बी वजीर, सी बख्शी और डी काजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाबर के समय में जो था सबसे महत्वपूर्ण पद या फिर सबसे ज्यादा महत्व देखा जाए तो वो पद होता है वजीर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिएगा, थर्ड नंबर हमारा प्रश्न कहता क्या है कि सम्राट के बाद शासन कार्यों का संचालन कौन करता था। ए वकील, बी सूबेदार, सी फौजदार, डी कोतवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वकील। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है दीवान है ना मीर बख्शी, सदार उस सदर और मीर समन को किसने विभाजित किया। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि औरंगजेब के समय 31 वर्ष तक दीवान पद किसने संभाला था। ठीक है, 31 वर्ष तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। ए कहता है अबुल फजल, बी असद खान, सी अबुल मलिक, डी शेख मुबारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को क्या मिलता था। यानी कि सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या मिलता था। ए पद, बी वेतन, सी उपाधि, डी सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेतन। 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ए सूबेदार, बी काजी, सी वकील, डी फौजदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजी। देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न हमारा है लगान निर्धारण का कार्य कौन करता था। ए कोतवाल, बी अमील, सी सरदार, डी पादशाह मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पादशाह मास। देखिए, 9 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था। ए मीर समन, बी सरदार उस सदर, सी कोतवाल, डी मीर बख्शी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार उस सदर, यानी कि धार्मिक विभाग के प्रमुख को कहा जाता था सरदार उस सदर। 10 नंबर प्रश्न है राज्य के औद्योगिक कार्यों का प्रभारी अधिकारी कौन होता था। मीर समन, बी फौजदार, सी कोतवाल, डी आमिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीर समन। 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि मुगल साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी। ए सूबा, बी परगना, सी महाल, डी ग्राम मौजा। देखिएगा कि मुगल साम्राज्य में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था ग्राम यानी कि मौजा। 12 नंबर प्रश्न है ग्राम मौजा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था। ए अमीन, बी नागला, सी कोतवाली, डी दरसूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागला। 13 नंबर प्रश्न है दीवान किस कार्य के लिए उत्तरदायी था।
ए नगर सुरक्षा, बी धार्मिक व्यवस्था, सी प्रांतीय राजस्व प्रबंधन, डी सैन्य अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रांतीय राजस्व प्रबंधन। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए कोतवाल, बी अमील, सी फौजदार, डी बख्शी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोतवाल। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा है कि अकबर ने किस अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की थी? आपको बताना है कि अकबर जो है 1573 में है ना किसको नियुक्त किया था? ए सूबेदार, बी कोतवाल, सी करोड़ी, डी मुत सिब्स। तो देखिएगा कि अकबर जो है वो करोड़ी का क्या किए थे? नियुक्ति किए थे। देखिएगा आपका है 16 नंबर प्रश्न, अकबर के समय भूमि नाप की मुख्य इकाई क्या थी? बीघा, एकड़, गज, हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीघा। 17 नंबर प्रश्न है, अकबर ने राजस्व व्यवस्था लागू करने के लिए किस गणना पद्धति का उपयोग किया? ए नगद भुगतान, बी औसत उपज प्लस कीमत, और सी में अनाज संग्रह, और डी कर मुक्ति। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी औसत उपज प्लस कीमत उस पर निर्धारित करता था। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, अकबर ने किस वर्ष दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की? ए 1565, बी 1570, सी 1580, डी 1590। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1580। 19 नंबर को देखिएगा, पौज यानी कि पौज भूमि किसे कहा जाता था? ए खेती योग्य नहीं है, 1-2 वर्ष के अंतराल पर खेती, हर वर्ष खेती योग्य भूमि, 3-4 वर्ष के अंतराल पर खेती। तो देखिएगा कि पौज भूमि हमारा क्या होता था कि इसमें हम लोग क्या करते थे कि 3-4 वर्ष के अंतराल में खेती किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें हर वर्ष की खेती उपयोगी था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19 का सी हो जाएगा। हर वर्ष खेती योग्य भूमि को हम लोग पौज भूमि कहा जाता था। देखिए 20 नंबर हमारा सवाल कहता है कि औरंगजेब ने अपने समय में किस प्रणाली को अपनाया? नकद प्रणाली, बी जब्ती, सी दहसाला, सी प्रति प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नकद प्रणाली। अब आगे देखिए कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड सवाल है जो कि आप लूसेंट का जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी सेट 24 में देखे हैं, उसी का यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड। तो देखेंगे कि वहां पर हम लोग क्या किए थे, नीति आयोग से रिलेटेड थ्योरी किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी का एमसीक्यू देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला ही सवाल यानी कि सेशन का 21 नंबर सवाल क्या कहता है कि नीति आयोग की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को की थी? आपको डायरेक्टली तिथि याद रखना है कि कौन सा तिथि में। तो याद रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 2014। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि नीति आयोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है। देखिएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म NITI, ये इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टीम इंडिया, बी में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी में कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड इन इंडिया, और डी में कहता है न्यू इंडिया ट्रस्ट इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का क्या है? फुल फॉर्म है। देखिएगा 23 नंबर हमारा प्रश्न कहता है योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए है 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डी देशमुख, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुलजारी नंदा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया, बी राजीव कुमार, सी BK शाश्वत, और डी अमिताभ कांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरविंद पनगड़िया। यानी नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। देखिए 26 नंबर प्रश्न हमारा है नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन थे? ए अमिताभ कांत, बी पार्थ सारथी सोम, सी पंडित गुलजारी लाल नंदा, डी रमेश चंद्र।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमिताभ कांत। 27 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के संरचनात्मक स्वरूप में गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं? ए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बी सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, सी में कहता है लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, डी है केवल वित्त मंत्री और गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य संख्या कितनी होती है? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। नीति आयोग के पूर्णकालिक जो सदस्य की संख्या होती है वो हमारा 3 होती है। 29 नंबर कहता है नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती हैं, ठीक है, बी प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, सी उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होते हैं और डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयनित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। वो क्या होते हैं? नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? ए पंचवर्षीय योजना बनाना, बी चुनाव कराना, सी न्याय व्यवस्था संभालना, डी रक्षा नीति बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाना। 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो कहता है कि नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ? ए 11वीं योजना, बी 12वीं योजना, सी 10वीं योजना और डी 9वीं योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12वीं योजना के बाद। देखिएगा कि 32 नंबर प्रश्न हमारा कहता है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है? ए केवल केंद्र सरकार को नीति परामर्श देना, बी राज्यों के साथ मिलकर नीति निर्माण करना, सी न्यायपालिका को परामर्श देना और डी चुनाव कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यों के साथ मिलकर नीति निर्माण कराना। 33 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर बी के सारस्वत, डी बी में कहता है डॉक्टर सुमन के बेरी और सी रमेश चंद्र और डी अमिताभ कांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सुमन के बेरी। देखिएगा 34 नंबर प्रश्न हमारा कहता है प्रधानमंत्री अधिकतम कितने केंद्रीय मंत्री परिषद सदस्यों को नीति आयोग का पदेन सदस्य नामित कर सकते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अब आप देखिएगा आपके पास हमारा करंट अफेयर का है और करंट अफेयर से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे थे? योजना को देख रहे थे, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किस तरह का योजना चलाई जा रही है और पिछला कुछ सालों में कौन सा योजना स्टार्ट हुई है, उससे रिलेटेड हम लोग आपको थ्योरी करवाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा योजना से रिलेटेड सवाल है नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ हुई? तो नमामि गंगे योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा 2014 में नमामि गंगे शुरुआत हुई थी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था? तो नदी जोड़ो परियोजना, गंगा नदी का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, सी कहता है कि ग्रामीण विकास और डी पर्यटन। तो याद रखिएगा नमामि गंगे यानी गंगा नदी को क्या करना था? संरक्षण करना और उसका सही देखरेख करना। 37 नंबर प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए 10 जुलाई 2014, बी 28 अगस्त 2014, सी 25 दिसंबर 2014 और डी में कहता है 8 अप्रैल 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 2014। देखिए अगला सवाल हमारा 38 नंबर कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हर परिवार को बीमा कराना, हर व्यक्ति को मोबाइल देना, हर परिवार को बैंक में खाता खोलना, हर गांव में बिजली देना। तो याद रखिएगा इसका सही जन धन योजना का मेन उद्देश्य क्या था कि हर परिवार में यानी हर परिवार में हर एक व्यक्ति का एक कम से कम एक खाता होना चाहिए, ये इनका लक्ष्य था।
देखिए 39 नंबर कहता है मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? ए 15 अगस्त 2014, बी 25 सितंबर 2014, सी 28 अगस्त 2014, डी 26 जनवरी 2015। देखिए तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी जयप्रकाश नारायण और डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य है? ए स्वच्छ भारत, बी 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण, सी गंगा की सफाई और डी स्मार्ट सिटी का निर्माण। तो इंद्रधनुष अभियान का मेन उद्देश्य क्या था? इसका देखेंगे तो उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण, जो कि ये संपूर्ण कर लिया गया है। 42 नंबर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को, 22 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जनवरी 2015। 43 नंबर देखेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? ए 8 अप्रैल 2015, बी 25 जून 2015, सी 1 जुलाई 2015, डी 2 अक्टूबर 2014। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अप्रैल 2015। देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 लाख। अमृत योजना है ना, अमृत योजना का प्रारंभ हुई 24 जून 2015, 25 जून 2015, 1 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जून 2015। अमृत योजना की मुख्य उद्देश्य है 100 स्मार्ट सिटी बनाना, बी गंगा संरक्षण, सी बिजली आपूर्ति, डी लिंगानुपात सुधारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 स्मार्ट सिटी को बनाने का लक्ष्य रखा गया था अमृत योजना के तहत। अब 47 नंबर कहता है कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2016, बी 16 जनवरी 2016, सी 22 फरवरी 2016 और डी में कहता है 5 अप्रैल 2016। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 जनवरी 2016। देखिएगा 48 नंबर प्रश्न कहता है कि उड़ान योजना का उद्देश्य है? ए ग्रामीण बिजलीकरण, सस्ती हवाई यात्रा, सी सड़क निर्माण, स्वास्थ्य बीमा। तो उड़ान का मेन उद्देश्य हमारा क्या था कि सस्ती हवाई यात्रा दिलाना। 49 नंबर प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? देखिएगा उज्ज्वला योजना के तहत हमारा क्या हुआ था कि हर घर में कम से कम 1 सिलेंडर यानी बीपीएल परिवार वाले को गैस कनेक्शन दिलाना था। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 1 मई 2016 को। 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब शुरू हुई? आयुष्मान भारत, अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है कि इंश्योरेंस सरकार के द्वारा रहता है और कभी भी है ना एक गंभीर बीमारी के लिए क्या करता है कि आयुष्मान भारत के तहत क्या होता है, उन्हें पैसा ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली डॉक्टर के अकाउंट में। तो ये कब से स्टार्ट हुआ जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत? तो देखिएगा इसका याद रखना है डायरेक्टली कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 23 सितंबर 2018 से ये क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है सौभाग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, बी में कहता है 25 सितंबर 2017, सी कहता है 15 अगस्त 2016 और 24 फरवरी 2019। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सितंबर 2017। 52 नंबर कहता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 3000 प्रति माह, बी 2000 हर 4 माह में, सी 6000 प्रति वर्ष और डी 15000 प्रति वर्ष। तो याद रखिएगा पीएम किसान के तहत
है ना, हर वर्ष क्या होता है कि 6,000 दिया जाता है। हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 6,000 का ट्रांसफर किया जाता है। देखिए 53 नंबर, अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब हुआ? ए 15 जनवरी 2019, बी 14 जून 2022, सी 12 सितंबर 2019, डी 17 सितंबर 2023। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 जून 2022। 54 नंबर प्रश्न हमारा कहता है अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों को कितने वर्षों की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 वर्ष। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहता है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 1,000, 1,200, 1,600, है ना, 2,000। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1,600। अब देखिए हम लोग विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे और विज्ञान में हम लोग का कौन सा टॉपिक था? पोषण। पोषण से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। देखिए पोषण से पहला संबंधित हमारा प्रश्न है कि पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन से पोषक पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? विटामिन और खनिज, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन एंड जल, और डी में कहता है नाभिकीय अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाले क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट। 58 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? ए विटामिन, खनिज एवं जल, बी कहता है कार्बोहाइड्रेट वसा, सी कहता है प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, और डी में है केवल जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन। अब देखिएगा कि 59 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:1 का अनुपात होता है, 2:1:1 होता है, 1:2:1 होता है, 1:3:2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात में होती है। देखिए 60 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता 50 से 75% कौन सा पोषक तत्व पूरा करता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर कहता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2.2 कैलोरी, बी 4.2 कैलोरी, सी 5.5 कैलोरी और डी 9.2 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.2 कैलोरी। 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य में से कौन सा सही है? ए शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, बी विटामिन सी का निर्माण करना, सी ग्लाइकोजन का निर्माण करना यानी ग्लाइकोजन, और डी में कहता है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। 63 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए मूलर, बी बर्जिलियस, सी जॉर्डन, डी डॉक्टर बी सी राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 कहता है मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15%। देखिए 65 नंबर प्रश्न हमारा कहता है शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ए ऊर्जा देना, बी शरीर की वृद्धि एवं ऊतक की मरम्मत करना, सी हार्मोन बनाना, डी रक्त में ऑक्सीजन ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होती हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10। देखिए 67 नंबर प्रश्न हमारा कहता है वसा का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी अमाइलेज,
डी ट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। देखिए 68 नंबर सवाल हमारा कहता है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हॉपकिंस, बी फंक, सी मूलर, डी ब्लैकमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फंक। कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी कहलाता है? ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो एंटी स्कर्वी बोला है, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। अब देखिएगा 70 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी पेलार्गा और डी में कहता है एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिकेट्स। इस तरह से हम लोग इस सेशन में टोटल 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किए है ना। अब आप देखिए कि आप 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया यानी नहीं आंसर दे पाए तो उसको अच्छे तरीके से आप याद कर लें, जिससे क्या होगा कि आगामी एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आप सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या रहेगा कि जीके का जो थ्योरी पार्ट है ना, जीके थ्योरी पार्ट वो हमारा 25 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसका क्या करेंगे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो 25 रहेगा। तो चलिए ठीक है, फिर अगला मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।